हमेशा की तरह सिंध के डाकू हाईवे पे डेरा जमाए बैठे हुए थे, अपने अगले शिकार के इंतजार में थे। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इन चोर चक्कों का राज सिंध की सुनसान सड़कों पे हमेशा आम रहा है। ये वो बेरहम लोग हैं जो आपका काम तमाम करने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। लेकिन इनका अगला शिकार एक ऐसा इंसान था जिसे देखकर इनके भी पसीने छूट गए। जब इस एक शख्स की गाड़ी आकर रुकी तो डकैत फौरन लूट मार में लग गए। रुको, गाड़ी रोक दो, निकलो बाहर जल्दी, बताओ क्या हो रहा है। मगर जब इनके रिंग लीडर की नज़र गाड़ी में बैठे आदमी पे पड़ी तो वो अपने घुटने पे गिर गया, जोर जोर से रोने लगा कि ये गुनाह मुझसे कैसे हो गया। वो खूंखार डाकू जो शायद ही किसी को बख्शता हो, गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा और कहा, मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन अगर मैंने आपके एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो फिर मैं खुदा को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रह जाऊंगा। उनका लूटा हुआ सामान तो क्या, डकैतों ने अपने पैसे भी उनको दे दिए। उस आदमी ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा कि ये पैसे तुम लोग खुद गरीबों में बांट देना। जालिमों के पत्थर दिल को नरम करने वाला ये शख्स कोई और नहीं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन, दुनिया का सबसे अमीर तरीन गरीब अब्दुल सत्तार ईदी था। डाकू उतरे घोड़े से और ईदी साहब का हाथ चूमा, और है ना, मैं इनको देख रही हूँ कि हाथ क्यों चूम रहे हैं ना, और बोलते हैं कि हम मर जाएंगे ना तो हमको पता है तू हमको मट्टी में डालेगा, तो ये 100 रुपये रख ले मेरे हमारे। आज हम आपको उस हस्ती की कहानी सुनाएंगे जो हजारों यतीम बच्चों का बाप भी था और बेघर औरतों का सहारा भी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों पर लुटाकर एक ऐसी मिसाल कायम की जो अब ढूंढने से भी नहीं मिलती। आज जब वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनके किरदार और काम पर कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन जब वो जिंदा थे तो ईदी को कभी जबान के नाम पर निशाना बनाया गया तो कभी इस्लाम के नाम पर। तू की लोगों को भीख मांग के बच्चे पाले और भी हरामी पाले। हरामियों के लिए पेगोड़े लटका है, आपके खर्चे पर हरामियों की तरबियत हो रही है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के दौरान हमें एक और बड़ा झटका लगा। वो ये था कि अगर आप मदर टेरेसा या नेल्सन मंडेला की जिंदगी पर कोई किताब या लिटरेचर ढूंढने निकलें तो झट सैकड़ों बुक्स मिल जाती हैं। लेकिन हमारे ईदी की जिंदगी पर पाकिस्तान में सिर्फ एक ही किताब लिखी गई है। चलिए तो फिर कहानी शुरू करते हैं। लेकिन अगर इस कहानी के पीछे वाली कहानियाँ जाननी है, BTS और रफ्तार का एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है तो हमारा पेट्रियन ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ये कोई पैसों या कारोबार का झगड़ा नहीं है, ये एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं और एक एक्सीडेंट से बॉडीज और जख्मियों को उठाने के लिए लड़ रहे हैं। वजह मीडिया अटेंशन। जितनी ज्यादा मीडिया कवरेज होगी उतनी ज्यादा पब्लिसिटी और उतनी ही ज्यादा डोनेशंस। लेकिन जब ईदी ने काम शुरू किया तो मीडिया तो दूर, विक्टिम्स के अपने घर वाले भी वहाँ नहीं होते थे। वो अंधेरी रातों में लावारिस लाशों को सड़कों से उठाते और फिर चुपचाप बेनाम कब्रों के शहर में दफना देते थे। भूखों को रोटी, नंगों को कपड़ा, कफन की एक चादर। जब ये हो जाएगा तो ये इस्लामी है। ईदी में ना शोला बयानी थी, ना कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जहानत। तो फिर वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी नेटवर्क खड़ा कर दिया? ये समझने के लिए उनके बचपन में जाना पड़ेगा। लेट्स मीट गुरबा खातून, द मदर ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी। ईदी अपनी किताब में बताते हैं कि बचपन में वो जब घर से बाहर निकलते थे उनकी वालिदा उनको 2 पैसे देती थी कि एक तुम्हारे लिए और एक किसी ज़रूरतमंद को दे आना। कभी कभी जज्बात में आकर दोनों पाई से मैं अपने पर इस्तेमाल कर लेता था और आकर सच्ची बताता था कि अम्मी मैंने दोनों पाई अपने पर खर्च कर लिया। तो बस वो मुझ पर टूट पड़ती थी और मुझे कहती थी कि तुम अभी से गरीबों का माल खा जाना चाहते हो। मैंने तो एक पाई गरीब के लिए कही थी। इसी तरह मेरा ब्रेन वॉश किया। ईदी के वालिद अब्दुल शकूर
बिजनेस के चक्कर में ज्यादातर बाहर रहते थे, अपनी कमी को ड्राई फ्रूट्स और फल भिजवाकर पूरी किया करते थे, लेकिन गुरबा उसके भी हिस्से बनाकर गरीबों में तकसीम कर देती थी। ईदी ने अपनी अम्मी से इंस्पायर होकर बचपन से ही खैराती काम भी शुरू कर दिया था। गरीब बस्तियों के चक्कर लगाकर लोगों के हालात जान के ईदी अपनी अम्मी को सबकी खबर देता था और फिर उनके पास जितनी गुंजाइश होती वो लोगों की माली सूरत में मदद कर देती थी। वैसे तो ईदी बहुत छोटी सी उम्र में एक कपड़े की दुकान में मुलाजिम लग गए थे, लेकिन पार्टीशन के बाद जब फैमिली के साथ कराची आए तो पहला मौका मिलते ही एक डिस्पेंसरी ज्वाइन कर ली, बांटवा मेमन डिस्पेंसरी। ईदी इस प्रोजेक्ट के सबसे यंगेस्ट मेंबर थे। 19 साल की उम्र में उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक उम्मीद की किरण भी थी। ईदी ने सोचा कि सिर्फ वो और उनकी अम्मी नहीं, दुनिया में और भी ऐसे अफराद हैं जो नादार लोगों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन क्या ही बात होती अगर इस दुनिया में हर शख्स का दिल ईदी की तरह का होता। जवानी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब लोगों के असली रंग देखकर आपका दिल मायूस हो जाता है। ये वक्त ईदी की जिंदगी में भी आया जब उन्होंने देखा कि डिस्पेंसरी वाले सिर्फ मेमनों को ही मुफ्त दवाइयाँ देते हैं। ईदी को यह गवारा ना हुआ। उन्होंने खुद ही बरादरी के बाहर जाकर ये दवाइयाँ सबको फराहम करनी शुरू कर दी। जब बात सीनियर मेंबर्स तक पहुंची तो ईदी ने बढ़ चढ़ के बोला कि हाजतमंदों के बीच में इम्तियाज बरतना शुरू कर दें तो फिर फलाही काम अपनी अहमियत खो देता है। अपनी इस बागी तबीयत की वजह से ईदी ने अपनी कम्युनिटी से काफ़ी बैकलैश का सामना किया। इंटरनल पॉलिटिक्स, हरासमेंट, यहाँ तक के दरख्वास्तों पे दस्तखत का इख्तियार भी उनसे वापस ले लिया गया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से हमने ईदी को हमेशा एक बात करते हुए सुना कि इंसानियत का मजहब सबसे अव्वल है। करबला वालों का क्या वाक़या है? मजलूम और जालिम की जंग थी, वो भी सरमाएदार था यजीद और ये मजलूम तबका था, मैदान में आया, लड़ा। 1951 में उन्होंने अपने इस उसूल को एक मिशन में तब्दील किया। मीठा दर में अपनी पहली डिस्पेंसरी खोली। कुछ मेमन लड़कों ने इंस्पायर होकर खुद ही इनकी टीम ज्वाइन कर ली। मुफ्त दवाइयाँ, एक ऑन कॉल डॉक्टर। ईदी ने गरीबों की मदद के लिए पूरा इंतजाम कर रखा था। सारी जमा पूंजी इस छोटे से ऑफिस में लगा दी, अपने ऊपर एक पैसा तक खर्च ना किया। चैरिटी कमीशन से कुछ लोग तहकीक करने आए। उन्हें यकीन नहीं था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना कम कैसे खर्च करके इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं। उन मानने को कहते कोई और कहाँ से आता है पैसा, जो आप उनको दिखाया वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा हम तो जहाँ जाते हैं हमें 40 से 50% लोगों ने अपनी पर्सनल चीज़ों पे लगाया होता है और आपने सारा का सारा आप इस काम पे लगाते हैं, कमाल है। सर पे काली टोपी, सुरमई कुर्ता शलवार। आपने हमेशा से जिस सादे हुलिये में ईदी को देखा है, मरते दम तक वो इसी गेटअप में पाए जाते थे। लेकिन फिर अचानक ईदी कराची छोड़कर निकल गए, बस पकड़कर ईरान गए और फिर वहां से टर्की, ग्रीस और बल्गेरिया तक चले गए। लेकिन कहाँ मीठा दर की गलियां और कहाँ यूरोप का माहौल। ईदी चंद हफ्तों में ही वापस लौट आए। वापस आकर एक फ्रेश माइंड के साथ ईदी ने डिस्पेंसरी की ऊपर वाली मंजिल में एक मैटरनिटी होम खोलने का फैसला किया, जहाँ पे नर्सिंग का कोर्स भी ऑफर हो रहा था। और यही वो मुकाम था जहाँ से पहली बार ईदी पर इल्जामात लगने शुरू हो गए। बकौल ईदी के बड़े लोगों के चमचों ने इल्जाम लगाया कि ये यहाँ बदकारी का अड्डा चला रहा है, मगर ये सो कॉल्ड अड्डा औरतों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन गया था, खासकर उन लड़कियों के लिए जिन्हें लड़कों के साथ पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलती थी। जहाँ एक तरफ उनके अंदर का एक्टिविस्ट अपनी प्रोग्रेस से काफ़ी मुतमईन था, वहीं उनके अंदर का बेटा अपनी माँ के लिए बेहद फिक्रमंद था। गुरबा खातून दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। जब एक दो बार वालिदा की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई गाड़ी ना मिली। पता चला कि पूरे कराची में सिर्फ एक ही एम्बुलेंस है। धक्के झटके खाते हुए माँ को मजबूरन रिक्शा में ले जाना पड़ता था। अब ईदी सारा वक्त अपनी माँ के साथ गुजारते थे। कब दिन गुजरता, कब रात होती, ईदी को कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन एक वक्त आया जब उनकी खिदमत ने भी रंग लाना बंद कर दिया। एक आखिरी स्ट्रोक हुआ और गुरबा खातून अल्लाह को प्यारी हो गई। ईदी की सबसे बड़ी दौलत इस दुनिया से चली गई।
अपनी माँ को दफनाने के बाद ईदी के अंदर घर वापस जाने की हिम्मत ना थी, इसलिए वो सीधा डिस्पेंसरी आ गए। खिड़कियां दरवाजे बंद करके ईदी पूरी शाम पूरी रात रोते रहे और फिर एक अजीब फैसला किया। अपने आप से ये वादा कर लिया कि जैसे अपनी माँ की खिदमत की, मैं वैसी ही खिदमत पूरी इंसानियत की करूँगा। कभी सोचा है कि अगर ईदी कोविड पेंडेमिक के दौरान हयात होते तो क्या करते? मुझे यकीन है वो किसी सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर बीमारों और ज़रूरतमंदों को गले लगा लेते। लेकिन ईदी ने अपनी ज़िंदगी में कोविड के जैसा ही एक और पेंडेमिक देखा था, द हांगकांग फ्लू पेंडेमिक। 1968 में पूरी दुनिया को एक ख़तरनाक ज़ुकाम ने अपनी लपेट में ले लिया। दुनिया भर में 40 लाख लोग जान से गए। पाकिस्तान में भी अनगिनत लोग बीमार पड़े और हज़ारों का इंतकाल हुआ। ये एक निहायत ही कंटेजियस बीमारी थी। बहुत लोगों ने ईदी को वार्न किया कि इसके मरीजों से ज़रा बच के रहो, मगर ईदी ने किसी की ना सुनी। ना सिर्फ इमदादी खेमों में उनके लिए रहने का इंतज़ाम किया, बल्कि बीमारों के लिए टीके और दवाइयों की फरहमी को भी यकीनी बनाया। लेकिन जल्द ही ईदी को एहसास हो गया कि क्राइसिस बड़ा है और पैसे कम हैं। और ये वो मौका था जब ईदी ने सड़कों पर झोली फैलाने का फैसला किया। कैसे अजीब आदमी थे। किसी सेठ को फ़ोन मिलाते, उससे अपने दस्तरख्वान का कैंप का इफ्तिताह करवाते तो वो झट से लाखों रुपए डोनेट कर देता। लेकिन ईदी सड़क पर आम लोगों से मांगने खड़े हो गए। शायद वो जानते थे कि देने वाला किसी सेठ या किसी सरकार का मोहताज नहीं। पहला मौका था जब कोई अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भीख मांग रहा था। एक दफ़ा नहीं, सैकड़ों दफ़ा देखा कि ईदी साहब ऐसे झोली फैला के खड़े हैं किसी जगह पे, वो नुमाइश हो, वो तारिक रोड हो, वो कहीं भी हो, वो खड़े हैं और लोग उसमें उनके पैसे, गाड़ियाँ रोक रोक के उनके पैसे डाल रहे हैं उसमें, और वो भी इतने सादे थे। अच्छा, वही वाली बात थी कि वो सादगी। अब जो चीज़ें हैं वो बड़ी कंप्यूटराइज हो जाती हैं जनाब, इतने पैसे आए और इतने गए और ये क्या हिसाब और क्या नहीं और डेट और ये। कराची वालों का दिल भर आया। लोगों ने ईदी की झोली भर दी। ईदी के पास 20,000 रुपए जमा हो गए और इन पैसों से आगाज हुआ ईदी एम्बुलेंस सर्विस का। आज ईदी की एम्बुलेंस सर्विस में सिर्फ हजारों गाड़ियां नहीं, बोट्स और हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। लेकिन इस अजीम काम का आगाज सिर्फ एक गाड़ी से हुआ था। सबसे मजे की बात, ईदी साहब उस गाड़ी को एम्बुलेंस नहीं कहते थे, उन्होंने उसका नाम गरीब आदमी की गाड़ी रखा था। ये गाड़ी सड़क पर तो आ गई थी, लेकिन ईदी को बहुत जल्द एहसास हो गया कि करोड़ों पाकिस्तानियों का ख्याल रखना दरअसल रियासत की जिम्मेदारी है। अपनी किताब में वो बाकायदा इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन बयान करते हैं कि हुक्मरान किस लिए बैठे हैं? क्या कौमी सरमाया सिर्फ उनकी बड़ी गाड़ियों पर खर्च हो रहा है? क्या इंसानियत बिल्कुल ही मर गई है? अफसोस कि आज ईदी को गए 10 साल हो गए, लेकिन उनके सवालात का जवाब आज तक न मिल सका। रियासत से नाउमीद होकर ईदी ने अपने ही सर्कल को एक्सपैंड करने का फैसला किया। जिंदा जानों के साथ साथ ईदी ने अब मुर्दों की जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। बेनाम लाशें चाहे समंदर से मिले या गटर से, ईदी ना सिर्फ उन्हें खुद बाहर निकालते, बल्कि अपने हाथों से उन्हें गुस्ल देकर, अपने कंधों पर उठाकर मिट्टी में भी उतारते। उस तरह की मैयतें उठाते हुए मैंने देखा, जो बंदा अपने सगे भाई की या अपने बहन की या अपनी माँ की या बाप की नहीं उठा सकता, इतनी ख़राब सूरत हाल में, और वो उन्होंने कंधों पे लादी हुई हैं। और जनाब वो ये वक्त भी मैंने ईदी साहब का देखा। ये जब हमने इब्तिदा किया, रात को ख्वाब में भी मुर्दे आते थे, क्या क्या ड्रामा चलता था। लेकिन आखिर हम लोग एक ट्रेंड बन गए। लोग उनसे किरायत खाने लगे। मोहल्ले वालों ने शोर मचाया कि क्या ताफुन फैलाया हुआ है, लेकिन ईदी ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। माँ के इंतकाल को अरसा हो चुका था। ईदी एक एक करके सारे इम्तिहान पास करते जा रहे थे, लेकिन फिर ईदी के सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला करने का वक्त आ गया, लाइफ पार्टनर चूज करने का फैसला। लेकिन यहाँ ईदी को शदीद नाकामियों का सामना करना पड़ा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी 7 रिजेक्शंस। ऑनेस्टली स्पीकिंग,
ईदी आवाम के लिए तो जबरदस्त थे, लेकिन जरा वाइफ के एंगल से सोचें तो ऐसे लोगों की बीवियों की लाइफ बहुत ही टफ होती है। लेकिन एक मसला ईदी की तरफ से भी था। वो एक ऐसा जीवन साथी चाहते थे जो उनके काम से घिन ना खाए, जो ह्यूमैनिटेरियन काम को लेकर उतनी ही पैशनेट हो जितने वो हैं। उनकी नजर अपनी ही डिस्पेंसरी में काम करने वाली एक नर्स पर रुक गई। ईदी ने पूरे यकीन के साथ उसे प्रपोज किया कि ये तो यही काम करती है, ये तो मान ही जाएगी। एंड गेस व्हाट, वो 8वां प्रपोजल भी रिजेक्ट हो गया। इनकार करने के साथ साथ उस नर्स ने ये भी कहा कि अगर ईदी से शादी की तो तकरीब में इंसानें नहीं लाशें बैठी होंगी। पर कहते हैं ना कि हर चीज के पीछे कोई मसलहत होती है। अगर आमिना उन्हें रिजेक्ट ना करती तो ईदी साहब कभी बिल्किस से ना मिलते, जिन्होंने उन दिनों एज ए ट्रेनी नर्स ज्वाइन किया था। एक यहाँ वाक़या हुआ था अलीगढ़ का। उस वाक़े के अंदर कुछ ख़वातीन के साथ भी कुछ ज़्यादती हुई थी। तो वो उस ज़माने में ये जो थी बिल्किस साहिबा, जो उनकी बेगम थी, ये बड़ी नफीस और बड़ी मिलनसार और बड़ी ही मोहब्बत करने वाली खातून थी। तो ये उन ख़वातीन को दिलासे दे रही थी जिनके जो विक्टिम बनी थी उस वाक़े में। तो वहाँ पर पहली दफ़ा मुलाकात हुई। शुरू में बिल्किस डिस्पेंसरी के कुछ कामों से घिन खाती थी, बट आहिस्ता आहिस्ता वो काम को समझ गई थी और फिर सबकी जुबान पे उनका ही नाम होता था। बकौल ईदी के बिल्किस जल्दी उनके आसाब पर सवार हो गई थी। मगर इतनी रिजेक्शन फेस करने के बाद ईदी नर्वस हो गए थे, इसलिए शादी का प्रपोजल भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। और फिर सीधे सादे ईदी ने एक दिन बिल्किस से एक सीधा सवाल पूछ लिया, शादी करोगी? दोनों की उम्र में काफी फर्क था। ईदी लेट 30s में पहुंच चुके थे, जबकि बिल्किस अभी सिर्फ 20 साल की थी। मैं सोचती थी 4 बच्चे के बाप को शादी दे देते हैं तो ये तो कुंवारा आदमी है, इससे क्यों शादी नहीं करना? जरा बड़ी उम्र का है तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है तो जीदार आदमी, इतना काम करता है और इतना नेक काम करता है। ईदी थोड़े नर्वस थे कि कहीं इस बार खाला मना ना कर दें, लेकिन बिलाखिर खाला मान गई और ईदी 19 अप्रैल 1966 को दूल्हा बन गए। ये मेरे पास ना आती तो मैं कामयाब भी ना होता। इतना काम ईदी साहब के बस का नहीं था। ईदी साहब इतना काम नहीं कर सकते, करते तो वो बड़े आखिर वक्त तक वो लगे रहे। लेकिन बिल्किस ईदी उनकी ना सिर्फ एक दोस्त थी, उनकी बेगम थी, बल्कि ईदी साहब उनके फ़ैन थे। यहाँ ईदी पर दूसरा वार हुआ। कुछ जालिम और जाहिल लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि इन दोनों की एक नाजायज़ औलाद है और इसलिए शादी करनी पड़ी। इस्लामिक रिपब्लिक में ये ट्रेंड भी पुराना है कि मर्द से स्कोर सेटल करने के लिए भी उसकी औरत को अटैक करो। बात इस कदर आगे बढ़ गई कि कुछ लोगों ने ईदी से डिस्पेंसरी की चाबियां लेने की कोशिश भी की, मगर कुछ दिनों बाद मामला ठंडा हो गया। आगे जाकर ईदी और बिल्किस के घर में 4 औलादें हुई, लेकिन फाउंडेशन का हर बच्चा ईदी को अब्बू और बिल्किस को अम्मी कहकर पुकारता था। बिल्किस जानती थी कि ईदी के साथ जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी सहेलियों के भड़काने के ऊपर उनको जवाब देती कि मैं अपने शौहर की तरह जीना चाहती हूँ। ओवर टाइम ये दोनों एक पावर कपल तो बन गए, लेकिन ये टाइटल दोनों ने कांटों के ऊपर चलकर हासिल किया है। स्कूल की लड़कियां मेरी हम उम्र, मुझसे बल्कि छोटी होंगी, बड़ी होंगी, मुझसे क्या कहती है, आदमी बड़ा जालिम है, तुझे बहुत तंग करेगा, तुझे बंद करके रखेगा, ये मौलवी है। भाई मैं बोली मुझे तंग करके रखेगा, मुझे भागने का रास्ता आता है। ईदी के बारे में हमेशा मशहूर रहा है कि उन्हें सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बहुत कम लोग इसकी बैक स्टोरी जानते हैं। सियासत से दूरी का ये फैसला ईदी ने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर किया था। सीन कुछ यूँ था कि 1962 में ईदी ने सिस्टम को समझने के लिए बेसिक डेमोक्रेसी इलेक्शंस के लिए खड़े होने का फैसला किया। बचपन में ईदी अपनी माँ की हर बात पे अमल करते थे, बस एक बात नहीं मानी, और वो थी पढ़ाई मुकम्मल करने की। 50s और 60s की यूथ के ज़्यादातर लोग कार्ल मार्क्स के फ़ैन थे। ईदी ने भी कार्ल मार्क्स और लेनिन की किताबों की गुजराती ट्रांसलेशन पढ़ रखी थी और फिर मार्क्सिज्म के इन्हीं आइडियाज़ को लेकर इलेक्शंस के मैदान में भी उतर गए। एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात की। इतना कुछ देखने के बाद भी
ईदी अभी भी थोड़े से नाइफ थे। ईदी 11 साल से वेलफेयर वर्क कर रहे थे। इलाके के सारे लोग उन्हें जानते थे। जब सियासी मैदान में एंट्री दी तो ऐसी हलचल मची कि सेठ लोग घबरा गए। और फिर वही हुआ, गद्दार, जानी, चोर, जाहिल। और हाँ, ईदी को एक और टाइटल भी मिला, कम्युनिस्ट। लेकिन आप साथ साथ खूनी इनकलाब की भी बात करें। इसके सिवा कोई चारा ही नहीं। थोड़े लोगों को तो खत्म करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई किस्म का चारा नहीं। मगर इसके बावजूद ईदी मीठादर के इलेक्शंस जीत गए। ये उनके लिए एक और आई ओपनिंग एक्सपीरियंस बन गया, जहां उन्हें अंदाजा हुआ कि या तो इंसान सियासतदान बन सकता है या मुआशरे को बेहतर बनाने की अच्छी नीयत रख सकता है। दोनों काम साइड बाय साइड तो नहीं चल सकते। कुछ टाइम बाद उन्हें सिस्टम को समझने और बदलने का वापस जुनून सवार हुआ। इसीलिए इस दफा डायरेक्ट नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली से आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए। अब आप खुद ही बताएं, जीतने के लिए, कनेक्शंस बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता? इधर उधर मुलाकातें, नेटवर्किंग, फेवर्स देना और लेना। उनकी बीवी ने भी उन्हें ये बात समझाई कि इंतखाबात ऐसे नहीं जीते जाते, पैसे खर्च करने होते हैं। बट ईदी बीइंग ईदी, उन्हें सिर्फ अपने मिशन से मतलब था। एक दफ़ा तो भड़क उठे जब एक सियासी कारकुन घर पे मुलाकात के लिए आया और बिल्कीस साहिबा ने एक ग्लास शरबत का उसके सामने रख दिया था। ये डिस्पेंसरी है, कोई होटल नहीं। ये जगह सिर्फ भूख से बिलबिलाते बच्चे और परेशान माँओं की खातिर करती है। अब इतना खतरनाक मॉरल कंपस रखने वाले का प्रोविंशियल या नेशनल लेवल की सियासत में क्या काम? हाय, मैं सोचती हूँ अगर 60s में ईदी जैसा बंदा पॉलिटिक्स में कामयाब हो जाता तो आज पाकिस्तान कैसा होता? आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे भी जिसकी सियासत का मकसद ही खिदमत हो तो ये काम बहुत से तरीक़ों से किया जा सकता है। ईदी वैसे भी कभी लाइमलाइट के पीछे नहीं भागे। उनका काम ही उनकी शख्सियत और नीयत की गवाही देता था। ऐसे काम जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किए थे। पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों या फिर हजारों इलेजिटिमेट या अनवांटेड बच्चों को मारने के लिए गटर्स या फिर कचरा कुंडियों में फेंक दिया जाता है। जरा सोचें, कैसे एक माँ अपने बच्चे को किसी कचरे के ढेर में कुत्ते बिल्लियों के बीच में फेंक कर जाती होगी। और वो बच्चे जो माँ बाप जिंदा होने के बावजूद पैदा होते ही यतीम या यतीमों से भी बदतर समझे जाते हैं। ईदी उन बच्चों के बाप बन गए। अब तक आपने नोटिस किया होगा कि ईदी साहब की जिंदगी का एक पैटर्न है। जिंदगी में जो फैसले किए, जो नजरिए अपनाए, सबके पीछे एक बैक स्टोरी है। ईदी झूले के पीछे भी एक कहानी है। इसका आइडिया उन्हें तब आया जब मोहल्ले वालों को मस्जिद के बाहर एक नौज़ायदा बच्चा मिला। बगैर किसी तहकीक के सबने अज्यूम कर लिया कि ये ज़रूर किसी के जिना का नतीजा है, किसी का नाजायज़ बच्चा है। मजहबी बुजुर्गों ने फतवा जारी कर दिया कि इस बच्चे को जीने का कोई हक नहीं है। उस मासूम जान को पत्थरों से मार मार कर संसार कर दिया। ईदी इस जुल्म पे तड़प उठे और एक बैनर के साथ बाहर झूला रखने का फैसला किया। आज पूरे पाकिस्तान में ईदी सेंटर्स के बाहर 300 ऐसे झूले हैं जिन्होंने आज तक 25,000 ऐसे बच्चों को पाला है जिनके वालिदैन उन्हें ईदी के रहम करम पे छोड़कर चले गए थे। हर हफ्ते में 15-20 बच्चे मरे हुए मिलते हैं और वो भी प्लास्टिक बैग में बंद होते हैं। कोई कुत्ता खा गया होता है, कोई बिल्ली खा गई होती है, कपड़ा ठोसा हुआ होता है, रस्सी बांधी हुई होती है। इधर एक बच्चा अभी मिला था, उसको है ना घासलेट डाल के जला दिया था और नाफ नहीं काटी थी। तो मैंने फ़ोटो उतारा, सब अखबारों में भेजा, किसी अखबार ने नहीं छापा, लेकिन वो फ़ोटो मेरे पास है। मैटरनिटी और अडॉप्शन के सारे मामलात बिल्कीस साहिबा देखती थीं और ईदी बाकी मेन ऑपरेशंस को हेड करते थे। दोनों मियाँ बीवी एक पावर कपल की तरह हर चीज़ ऑपरेट करते थे। लेकिन ये तो शायद दुनिया का एक दस्तूर है कि अच्छे लोग ही सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करते हैं।
इसमें इस्लाम की कोई निशानी नहीं थी ईदी के अंदर, और तुमने ईदी जैसे गंदे आदमी को जाकर सूट मारा और पूरी कौम की तुमने तौहीन की। ईदी की खिदमत कभी मुसलमानों तक महदूद नहीं थी और ना ही उन्हें किसी की मज़हब या ज़ात से दिलचस्पी थी। आखिर कार्ल मार्क्स और लेनिन के फ़ैन जो थे, लेकिन आसपास के मौलवियों ने भी मज़हब की झूठी तस्वीर पेश कर रखी थी। तभी उनका वो वाक़या मशहूर है कि जब उनसे किसी ने पूछा कि वो हिंदू और ईसाइयों की भी मदद क्यों करते हैं, तो जवाब में कहा कि मेरी एम्बुलेंस तुमसे ज़्यादा मुसलमान है। उनके रिलीफ ऑपरेशंस अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में फैल चुके थे, चाहे श्रीलंका हो या हरिकेन कैटरीना का तूफान। इस वजह से ईदी के ऊपर अब एक और झूठा लेबल लग गया था, फॉरेन फंडेड का। पहले तो कहते थे इंडिया देता है, फिर आगे बढ़ता गया, अल्लाह मुझे बढ़ाता गया, तो अब अमेरिका बरतानिया का भी नाम आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इतना चुस्त हूँ कि पाकिस्तानियों के सिवा मैं किसी से चंदा नहीं लेता। ईदी जितने बावकार थे, उनका उतनी ही छोटी सोच वाले लोगों से सामना होता था। अब दोस्तार ईदी एंज करके मंगया, माल रोड दिए मैं तस्वीर आया झोली फैला के मंगया सारी जिंदगी। अब दोस्तार ईदी ते मांग के ते लोगों के बच्चे पालता रहा नाजायज। मजहबी तबके के लोगों ने ईदी झूले के खिलाफ भी फतवे देने शुरू कर दिए थे। इतने सख्त अल्फाज अदा किए जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठे। उसको ये नजर आता है कि उसने पेंगोड़ा डाला है कि औरत जना करके बच्चा दे आराम से यहाँ डाले, मैं उसका दादा बना हुआ पालूंगा उसके। यही वजह है कि ईदी के ऊपर हमेशा एथियस्ट का लेबल भी लगा रहा, मगर उन्होंने खामोशी से काम करने को ही बेहतर समझा और सिर्फ अपने काम को बोलने दिया। जाहिर है इन्हें भी अंदाज़ा था कि ईदी का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है, जिसकी वजह से वो इनके काम से इनसिक्योर फील करते थे। लेकिन ये इन्फ्लुएंस अब दूसरे तौर पे ईदी को भारी पड़ने वाला था। एक वक्त ऐसा आया जब उनके ऊपर दबाव डाला गया कि हुकूमत के खिलाफ एक प्रेशर ग्रुप में शामिल हो जाएं। ये इसरार इमरान खान और हमीद गुल का था। ये किस्सा आपने यकीनन ईदी की जुबानी तो सुना ही होगा। बेनजीर को हटाना चाहता था, लेकिन मेरे कंधे पे बंदूक चला के हटाना था। मैं इनको इनकार कर। कौन था उस ग्रुप में? हमीद गुल, इमरान खान। मुझे कहा आखिरी में आप नहीं आएंगे तो हम आपको उठा के ले जाएंगे। ईदी का ख्याल था कि ये लोग मॉरल कवर के तौर पे उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर ईदी जैसी शख्सियत का साथ होगा तो किसी को इस ग्रुप के इरादों के ऊपर कोई शक नहीं होगा। मगर ईदी ने इनकी कठपुतली बनने से इनकार कर दिया। कुछ टाइम तक लोग इन्हें अप्रोच करते रहे। एक ब्रिगेडियर ने तो हर जुम्मे डिस्पेंसरी का तब तक चक्कर लगाया जब तक ईदी साहब से मुलाकात नहीं हो गई। उन्हें तरह तरह की बातें करके खूब कन्विंस करने की कोशिश की कि इक़्तिदार में आकर वो एक दिन में इतना चंदा जमा कर सकते हैं जितना वो 7-8 सालों में करते हैं। मगर ईदी ना माने। बात इसरार से आगे बढ़कर पुरजोर इसरार और फिर जोरदार इसरार तक पहुंच गई। ईदी समझ गए कि इस इसरार पर मजीद इनकार की गुंजाइश अब कम से कम पाकिस्तान में तो बाकी नहीं। ईदी ने पाकिस्तान छोड़ दिया और पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर कहाँ जाते हैं? यस, यू गेस्ड इट राइट, लंदन। जो हमारी कुछ तंजीमें थी, उन्होंने ईदी साहब की एम्बुलेंस को रोका भी, तोड़ा भी, अटैक भी किए। न सिर्फ एम्बुलेंसेस के ऊपर बल्कि मतलब हर तरह से। फिर उसके बाद आपने देखा ईदी साहब मुल्क छोड़ के चले गए, जाके बरतानिया, मैं ज़माने बरतानिया नहीं था, वो बरतानिया चले गए और वहाँ पे उन्होंने बताया सब मस्जिद में खड़े होकर कुरान पाक की मौजूदगी में बताया कि भाई मुझे इस तरह से धमकियाँ दी जा रही, मुझे कहा जा रहा है ये इमरान खान का साथ दो और इसके साथ शामिल हो जाओ, और अगर नहीं हुए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसमें हमीद गुल जो थे वो थे, ये लोग आए बाकायदा प्रेशर। लेकिन उन्होंने सहा। ईदी साहब सख्त इसको नापसंद करते थे कि उनको मौका भी मिला था सियासत में कई दफ़ा, लेकिन उन्होंने कहा ये जगह मेरे लिए नहीं है, मैं अगर यहाँ रहूँगा बाइस हो जाऊँगा, मैं लोगों में फिर तफरीक करने लग जाऊँगा। तो ये अच्छी बात, हम इस किस्म के लोगों को पाक होना चाहिए तमाम तासुबात से।
मगर कुछ महीनों बाद रहकर रियलाइज़ हुआ कि जीना और मरना तो पाकिस्तान में ही है। एक बार फिर मुल्क की तरफ खिंचे चले आए, जिसने फ्रैंकली स्पीकिंग उन्हें कुछ ख़ास नहीं दिया था। उनके मिशन के ऊपर भी डायरेक्ट अटैक हुआ। हर चोर डाकू वैसा नहीं होता जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था। एक दफ़ा कुछ आदमियों ने हेड ऑफिस के अंदर घुसकर ईदी साहब से गन पॉइंट पे चाबियाँ लेकर सारा कैश और सोना लूट लिया। ऐसा उस वक्त मेरा बहुत दिल टूटा कि जिस कौम की मैं काम करता हूँ, इस कौम मुझे इस मंजिल पे पहुँचा सकती है, लूटमार कर सकती है, कत्लेआम कर सकती है। इस वाक़े के बाद एसएसपी ने मीडिया को बताया भी कि हमने खुद ईदी साहब को 4 गार्ड दिए थे जो उनकी हिफाजत करें, पर एज ऑलवेज ईदी ने मना कर दिया कि उन्हें कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। किसी पर्सनल इंसिडेंट की वजह से भी ईदी ने कभी अपने अखलाकियात को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इफ़ एनीथिंग, इस तरह के हर वाक़े ने ईदी को मज़ीद साबित कदम बनाया है, सिवाय एक के। ये वाक़या उन्होंने खुद अपनी किताब में सुनाया है कि जब घोटकी में एक ट्रेन हादसे के बाद वो रिलीफ ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तब उन्हें पता चला कि उनका 4 साला नवासा फौत हो गया है। जब सफ़र में ये बात सबको पता चली तो पायलट ने वापस मुड़ने का मशवरा दिया, लेकिन ईदी जो ये खबर सुनने के बाद अंदर से चूर चूर हो गए थे, उन्होंने मना कर दिया और अपनी बीवी को पैगाम पहुंचवाया कि तदफीन के लिए उनका इंतज़ार ना करें। ईदी खुद बताते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में इतने हादसे देखे, इतनी नागहानी देखी, लेकिन नवासे की मौत ने उन्हें अंदर से खाली कर दिया। वो अपना काम जारी रखना चाहते थे, लेकिन उनका जिस्म अब जवाब दे गया था, उन्हें आराम करने को कह रहा था। इसलिए एक दिन वो भी आया जब ईदी अपने नवासे से दोबारा जा मिले। सालों की जद्दोजहद के बाद, जिंदगी और जालिम मुआशरे से लड़ने के बाद 8 जुलाई 2016 को ईदी ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। वो आंखें जिन्हें वो अतिया कर चुके थे, जो 2 अंधे लोगों की बीनाई वापस लाई। अब वही हुकूमत और सिस्टम जिनकी नाकामियों का बोझ ईदी ने उठा रखा था, उन्हें फाइनली ख्याल आया कि उन्हें ईदी को बड़ा एजाज़ बख्शना है। इसीलिए उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया गया। ईदी के बाद फाउंडेशन ने काफ़ी मुश्किल वक्त देखा। शुरू में उनके इंतकाल के बाद डोनेशंस में काफ़ी कमी आई। लैंड माफिया ने ईदी के ऑफिस पे कब्जा भी किया। कुछ टाइम बाद ही बिल्किस ईदी भी इंतकाल कर गई। तो उसने हमें सुना है तो हम करते हैं, और अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने हमें इस काम के लिए रखा है। अगर हमको हटा देगा तो कोई दूसरे बंदे पैदा कर देगा। लेकिन इन सब के बावजूद ईदी की लेगेसी को बरकरार रखा गया, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में ही ईदी साहब ने लोगों का भरोसा जीत रखा था। मैं, मेरी फैमिली, हम रमज़ानों में वहाँ पे टेलीफोन उठाते हैं, मतलब एक वॉलंटियर की हैसियत से हम काम करते हैं। और कई बार मैं हैरान रह जाता था कि वहाँ का एक मकान जो है वो यहाँ के 10 मकान के बराबर है। और कितनी बार हमसे कहा गया कि हमारे वालिद जो है वसीयत करके गए, ये मकान हम ईदी को देना चाहते हैं, आप आएँ इसको टेक ओवर कर लें। तो यानी इस कदर लोग मोहब्बत करते हैं, आप सोच नहीं सकते। मैं समझती थी कि झूठे इल्जामात और कुफर के फतवे सिर्फ पॉलिटिकल प्लेयर्स पर लगते हैं, लेकिन ईदी साहब की कहानी देखकर समझ आया कि यहाँ कोई भी महफूज नहीं। जलील हैदर साहब ने ठीक कहा था, जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर। शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। ईदी साहब को किसी ने आके कहा कि ये बोलते हैं कि आप जन्नत में नहीं जाओगे और आप ये दीन हो और काफिर हो। बोलते मुझे इनकी जन्नत में कहाँ जाना है, मैं तो अपनी अलग जन्नत में जाऊँगा। आज जब ईदी साहब जा चुके हैं तो उनका नाम सब अकीदत से लेते हैं। रियासत उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन काश उनकी ज़िंदगी में भी उनकी ऐसी कदर और हिफाजत की जाती। वैसे ये ईदी साहब जैसी मलंग शख्सियत थे जो ये सब बर्दाश्त कर गए। कोई और होता
तो 8वीं रिजेक्शन पर ही हिम्मत हार देता। ईदी साहब की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी या किसी और हाई प्रोफाइल मुकाम के बजाय उनके अपने ईदी विलेज के कब्रिस्तान में की गई, जहां वो अपनी मौत से 25 साल पहले ही अपनी जगह बुक करवा चुके थे। ईदी मरकर भी उन हजारों लोगों के साथ ही रहे जिनकी लाशों को उन्होंने अपने हाथों से गुस्ल दिया, कफन पहनाया और फिर मिट्टी के हवाले किया। वैसे बड़ी अजीब सी बात कहूँगी, अगर ईदी का अपना फैसला होता तो शायद वो कभी अपना जनाजा वैसे नहीं करते जैसा हुआ। उनका जनाजा तो मेमन मस्जिद में होता और उनकी नमाज जनाजा किसी सरकारी मौलवी के बजाय उनके 25,000 बच्चों में से कोई एक पढ़ाता और फिर शहर के लाखों गरीब मिलकर उनकी मैयत को कब्र में उतारते।